आप लोगों ने सिल्क रोड, रेशम रोड के बारे में सुना होगा और बहुत सारे आपके मन में सवाल भी आते होंगे इससे संबंधित कि आखिर सिल्क रोड होता क्या है, इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा और इसका इतिहास क्या रहा है और सिल्क रोड का मार्ग कैसे बदला गया, पुराना मार्ग क्या था और नया मार्ग क्या है और जो नया मार्ग बदला गया है इसके परिणाम क्या हैं और सिल्क रोड के स्थानांतरण के पीछे के क्या कारण हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और सिल्क रोड का क्या ऐतिहासिक महत्व है उसे भी हम लोग देखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप लोग देख भी रहे होंगे, देखिए इस मार्ग की बात हो रही है, ये आप लोग देख रहे हैं ना। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए चाइना हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये एशिया आपको देखने को मिल रहा है, ये यूरोप आपको देखने को मिलता है, ये भूमध्य सागर है, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये दक्षिण चीन सागर है, ये पूर्वी चीन सागर है, यहाँ आप देखते हैं कि प्रशांत महासागर लगा हुआ है, ये हिंद महासागर लगा हुआ है। अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि साइंस बुलेटिन पत्रिका में प्रकाशित चीनी वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन के अनुसार प्राचीन सिल्क रोड का मुख्य मार्ग जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर की ओर स्थानांतरित हुआ है। यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन एवं मानव समाजों के स्थानिक विकास के बीच संबंधों के परीक्षण के क्रम में महत्वपूर्ण है। और सिल्क रोड की परिचय की बात करें तो सिल्क रोड यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया के प्रशांत तट से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों का एक विशाल नेटवर्क था और जिसका इतिहास 1500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसका नाम इस मार्ग के सुदूर पूर्वी छोर पर स्थित चीन से होने वाले आकर्षक रेशम के व्यापार के कारण रखा गया था। रेशम के अलावा इस मार्ग का उपयोग मसालों, सोने तथा कीमती पत्थरों जैसे अन्य वस्तुओं के व्यापार हेतु किया जाता था। मार्ग की बात करें तो यह मार्ग समरकंद, बेबीलोन, कुस्तोतोनिया सहित कई महत्वपूर्ण शहरों एवं राज्यों से होकर गुजरता था। इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो सिल्क रोड का इतिहास 1500 वर्षों से भी अधिक का है और जिसे पारंपरिक तौर पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जब यूरोप एवं चीन के बीच संपर्क और मजबूत हुए थे का माना जाता है। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के हान राजवंश के सम्राट वू ने अपने राजदूत झांग कियान को पश्चिमी क्षेत्रों झिजियांग और उससे आगे के क्षेत्रों में भेजा और इससे सिल्क रोड के तारिम बेसिन मार्ग का क्रमिक विकास हुआ। और इस अग्रणी प्रयास के लिए झांग कियान को सिल्क रोड का जनक होने का श्रेय भी दिया जाता है। चीन की तत्कालिक राजधानी सियान की ओर आने वाले या फिर वहां से जाने वाले व्यापारियों द्वारा तारिम बेसिन मार्ग का उपयोग किया जाता था और यह तियान सान, कुनलुन तथा पामी जैसे पहाड़ों से घिरे बेसिन के किनारे से होकर गुजरता था एवं तकला मकान का रेगिस्तान भी इसी बेसिन से संलग्न था। तारिन बेसिन से होकर यात्रा करने के बाद व्यापारी पश्चिम की ओर लेवंत, आधुनिक सीरिया, जॉर्डन एवं लेबनान और अनातेलिया की ओर बढ़ते थे और जहां वस्तुओं को भूमध्य सागरीय बंदरगाहों के जहाजों तक पहुंचाया जाता था और यहां से इनका स्थानांतरण पश्चिमी यूरोप की ओर होता था। इस मार्ग ने यूरोशिया के विपरीत छोरों के बीच वस्तुओं, लोगों, विचारों, धर्मों, यहां तक कि बीमारियों के प्रसार के साथ यूरोप तथा एशिया की सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिल्क रोड का मार्ग कैसे बदला गया? पुराना मार्ग तारिम बेसिन मार्ग। सिल्क रोड का मुख्य मार्ग तारिन बेसिन के चारों ओर से गुजरता था जो उत्तर में तियान सान पर्वतमाला और दक्षिण में कुनलुन पर्वतमाला के बीच स्थित था। व्यापारियों ने तारिम बेसिन की कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों से बचने के लिए यह मार्ग चुना। नया मार्ग जोंगगर बेसिन मार्ग, यह लगभग आप देखिए 420 से 850 ईस्वी की अवधि के दौरान कारवान ने सिल्क रोड पर तारिम बेसिन के आसपास के पारंपरिक मार्ग का अनुसरण नहीं किया और इसके बजाय उन्होंने तियान सान पर्वतमाला, आधुनिक सिंजियांग के जोंगगर बेसिन में की उत्तरी ढलानों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसे ऐतिहासिक रूप से जोंगारिया कहा जाता था। और इस नए उत्तरी मार्ग ने अंततः तारिन बेसिन मार्ग को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। नए मार्ग के परिणाम तो इसने तुर्को सोंगडियन
सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया और इससे चीनी राजवंशों और मध्य तथा पश्चिमी एशिया के खानाबदोश साम्राज्यों जैसे खजर साम्राज्य के बीच संचार तथा व्यापार को सुगम बनाया गया। और इस बदलाव से यूरेशिया में संचार और व्यापार में सुधार हुआ तथा प्रशांत तथा अटलांटिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित हुई। इसमें अगर हम लोग सिल्क रोड के स्थानांतरण के पीछे के कारण क्या है इन्हें देखें तो जलवायु परिवर्तन। शोधकर्ताओं ने पूर्व जलवायु का पुनर्निर्माण करने के लिए चिरोनोमिड झील मक्खियों जीवाश्मों का उपयोग किया और तारिम बेसिन में शीतलक और शुष्कन की अवधि पाई गई, और जिसका अर्थ है कि उस समय के दौरान इस क्षेत्र में तापमान में कमी आई तथा वर्षा भी कम हुई। जलवायु परिवर्तन, बर्फ के पिघलने से प्राप्त होने वाले जल और वर्षा में कमी के कारण तारिम बेसिन को जल की कमी का सामना करना पड़ा, और जिसके चलते यह पारंपरिक मार्ग कम व्यवहार हो गया। और इस प्रकार पारंपरिक मार्ग से होकर गुजरने वाले कारवान तियान शान पहाड़ों के साथ उत्तरी मार्ग की तरफ स्थानांतरित हो गए, क्योंकि वहां अधिक विचोर एवं सतत जल संसाधन उपलब्ध थे। इसके भू राजनीतिक कारक की बात करें तो तारिम बेसिन में जलवायु में सुधार होने के बाद 600 से 850 ईस्वी के बीच गर्म और आद्य व्यापार मार्ग उत्तरी जुंगगर बेसिन मार्ग पर बना रहा, और इसका कारण सिंजियांग के दक्षिण में टूबू साम्राज्य तिब्बत का उदय हुआ, और जिसकी विस्तारित शक्ति का टकराव चीन के तांग राजवंश से हुआ, और जिससे पारंपरिक तारिम बेसिन मार्ग व्यापार के लिए संभवतः कम सुरक्षित या फिर राजनीतिक दृष्टि से कम अनुकूल हो गया। अगर हम लोग सिल्क रूट का क्या ऐतिहासिक महत्व था तो आर्थिक महत्व देख लीजिए। सिल्क रोड मुख्य व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता था, और जिसने आप देखिए चीन, भारत, फारस, अरब और भूमध्य सागर के बीच रेशम, मसाले, मूल्यवान धातुओं और रत्नों जैसे उच्च स्तरीय उत्पादों का व्यापार संभव हुआ, और इससे अत्यधिक धन अर्जन और समृद्धि की प्राप्ति हुई, जिससे इस प्राचीन मार्ग के आसपास स्थित समाजों की आर्थिक उन्नति व प्रगति में सहायता मिली। इसके सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करें तो सिल्क रूट ने पूर्व और पश्चिम में सांस्कृतिक, कलात्मक एवं धार्मिक विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाया, और जिससे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम तथा अन्य मान्यताओं का प्रसार हुआ, यानी कि फैला हुआ, और इससे प्रौद्योगिकी, कृषि प्रथाओं और कलात्मक परंपराओं का हस्तांतरण भी संभव हुआ। सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हुए तथा एक विविध एवं परस्पर समृद्ध विश्व के निर्माण में योगदान देते हुए इस आदान प्रदान से संस्कृतियों, भाषाओं और ज्ञान के सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया। भू राजनीतिक महत्व तो सिल्क रूट व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण जाल था, जो शासन करने वाले साम्राज्य को शक्ति और प्रभुत्व प्रदान करता था। इसकी सुरक्षा हेतु किलेबंदी की गई और साथ ही सैन्य चौकियां तथा कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए, और इस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुई प्रतिबद्धताओं ने यूरेशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया, जिससे सदियों तक विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान और पतन को प्रभावित किया। और औद्योगिक संबंधी प्रगति तो ये सिल्क रोड के जरूर आप लोग एक तरह से महत्व याद रखिएगा, क्वेश्चंस लिखने के लिए आ सकता है अगर आप स्टेट पीसीएस में सिविल सर्विस में की तैयारी करते हैं। सिल्क रूट ने पूर्व और पश्चिम की बीच कंपास, दिशा नियंत्रण यंत्र, बारूद और मुद्रण जैसी तकनीकी नवाचारों के आदान प्रदान को सक्षम बनाया, और इसने ऊंट, कारवा और समुद्री नौवहन सहित परिवहन की उन्नत विधियों के विकास को भी बढ़ावा दिया। विरासत और समकालीन प्रासंगिकता तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहल वर्तमान आर्थिक और भू राजनीतिक गतिशीलता में इसके महत्व को उजागर करती है। यह पहल दर्शाती है कि सिल्क रूट वर्तमान में भी आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक उतार चढ़ाव को प्रभावित करता है। सिल्क रूट का अंत किस प्रकार हुआ और वर्तमान में इसके पुनरुत्थान के हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप देखिए सिल्क रूट का अंत कैसे हुआ। तो 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने पश्चिम के साथ व्यापार बंद कर दिया, और जिससे पूर्व और पश्चिम लगभग अलग हो गए, और अंततः मूल सिल्क रूट तिरोहित हो गया, और बाद के समय में अधिक कुशल पूर्व पश्चिम व्यापार के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग की खोज की गई। सिल्क रूट का पुनरुत्थान तो वर्ष 2013 में चीन ने सिल्क रूट को पुनः क्रियाशील बनाने के लिए वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR अथवा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रणनीति की पहल की, और इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और पूर्वी अफ्रीका के 60 से अधिक देशों के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करना है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? तो यह वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहुआयामी विकास रणनीति है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को स्थलीय और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, व्यापार, आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और आरबीआई की मार्ग की बात करें तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, तो BRI यह एक खंड स्थल मार्ग के नेटवर्क के माध्यम से यूरेशिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने हेतु समर्पित है एक तरह से। और मैरीटाइम सिल्क रोड यह बंदरगाहों, शिपिंग मार्गों एवं समुद्री अवसंरचना परियोजनाओं के रूप में समुद्री संपर्क और सहयोग पर जोर देता है। और यह दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तथा हिंद महासागर के इर्द गिर्द होते हुए अफ्रीका, यूरोप तक पहुंचता है। ये भी याद रखिए। भौगोलिक गलियारे, तो भूमि आधारित सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट में विकास के लिए 6 प्रमुख गलियारों की परिकल्पना की गई है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, नया यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा, चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा, और आप देखिए चीन मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और आर्थिक गलियारा, चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है आपके सिल्क रोड की, रेशम मार्ग की। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।